इन प्रायद्वीपीय नदियों के व्यवहार को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक विशाल प्राकृतिक दीवार को समझना होगा। पश्चिमी घाट। राइट। बिल्कुल, पश्चिमी घाट। ये केवल पहाड़ों की कोई आम श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये इस पूरे प्रायद्वीप के मौसम, यहाँ की कृषि और सबसे बढ़कर नदियों के भाग्य का फैसला करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब अगर हम इसे इमेजिन करें तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के बिल्कुल समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। हाँ, एक लंबी दीवार की तरह। तो क्या हम इसे एक प्राकृतिक जल विभाजक या वाटर डिवाइड कह सकते हैं, जो पानी के बहाव को दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बांट देता है? हाँ, वाटर डिवाइड की ये जो अवधारणा है ना, ये इस पूरी चर्चा का बेस है। आप ऐसे कल्पना कीजिए कि एक बहुत लंबी और ऊंची छत है और उसके बीचों बीच एक मेड़ बनी हुई है। अच्छा। अब जब बारिश होती है तो उस मेड़ की वजह से पानी आधा एक तरफ गिरता है और आधा दूसरी तरफ। समझ रही हूँ। पश्चिमी घाट भी बिल्कुल यही काम करते हैं। दक्कन के पठार का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है और पश्चिमी घाट की अत्यधिक ऊंचाई की वजह से एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन पैदा हो जाता है। तो इसी वजह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी जो विशाल नदियां हैं, वो पश्चिमी घाट के आसपास से जन्म तो लेती हैं, लेकिन बहती पूर्व की तरफ है। बिल्कुल, वो एक बहुत लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और अपने मुहाने तक पहुंचते पहुंचते वो इतनी धीमी हो जाती हैं कि विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हर कहानी में कुछ बागी किरदार भी होते हैं। हाँ, हमारी नर्मदा और ताप्ती। एग्जैक्टली। ये नदियां पठार के उस सामान्य ढलान को बिल्कुल इग्नोर करते हुए पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। और एक और बड़ा अंतर ये है कि ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तरह डेल्टा नहीं बनाती। हाँ, ये एस्चुरी बनाती हैं, जिसे हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। सही कहा। अब अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो नर्मदा का नाम सबसे ऊपर आता है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से ये निकलती है और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। बिल्कुल। अब यहाँ वो सवाल आता है जो अक्सर भूगोल की बहसों में और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी या यूपीपीएससी के पेपर्स में एक रहस्य की तरह उभरता है कि जब पूरे पठार का ढलान ही पूर्व की ओर है, तो नर्मदा पश्चिम की ओर अपना रास्ता कैसे बना लेती है? हाँ, ये सच में एक दिलचस्प पहेली है, क्योंकि पानी तो हमेशा ढलान की ओर ही बहता है ना। तो फिर नर्मदा के मामले में ये नियम कैसे टूट रहा है? देखिए, इसका उत्तर छुपा है अंश घाटी में, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली। हाँ, इसे आप एक प्राकृतिक वाटर स्लाइड या फिर बॉलिंग एली के गटर की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है कि पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक हलचलों के कारण जब जमीन का एक बड़ा हिस्सा नीचे धंस जाता है तो एक बहुत गहरी घाटी बन जाती है। बिल्कुल। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के ठीक बीच में स्थित इसी गहरी अंश घाटी से होकर बहती है। मतलब वो घाटी इतनी गहरी और संकरी है कि वो पानी को पूर्व की तरफ जाने ही नहीं देती। एग्जैक्टली। वो पानी को एक प्राकृतिक नाले की तरह पश्चिम की ओर धकेलती रहती है। और शायद इसी संकरी घाटी के कारण नर्मदा का जो सफर है वो बहुत ही अद्भुत हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसके आंकड़े देखें तो ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। हाँ, इसकी लंबाई और फैलाव काफी विशाल है। ये 1796 वर्ग किलोमीटर है। ये काफी बड़ा नंबर है। और इतने विशाल जल को समेटे हुए जब ये नदी जबलपुर के पास पहुंचती है, ओहो, भेड़ाघाट और वहां की वो मार्बल रॉक्स। हाँ, संगमरमर की वो सफेद चट्टानें, उनके बीच से ये एक बेहद गहरी और खूबसूरत घाटी बनाते हुए बहती है। और क्योंकि वो चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, तो पानी का कटाव कम होता है और बहाव बहुत तेज रहता है। और इसी तेज बहाव के कारण पानी एक तीव्र ढाल से नीचे गिरता है, जिससे उस प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। धुआंधार फॉल्स, नाम ही सब कुछ बता देता है। मतलब पानी इतनी ऊंचाई और वेग से गिरता है कि वहां सचमुच धुएं या कोहरे जैसा नजारा बन जाता है। और उस जलप्रपात की ऊर्जा का सीधा कनेक्शन इसी रिफ्ट वैली वाले विज्ञान से है। कठोर चट्टानें नदी को फैलने नहीं देती, तो पानी की सारी ऊर्जा आगे बढ़ने में लगती है। इसी रिफ्ट वैली के सिद्धांत का पालन करने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी भी तो है, ताप्ती। हाँ, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक समानांतर अंश घाटी में ही बहती है। इसके उद्गम के बारे में अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट से निकलती है। बिल्कुल। और इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो करीब 65,145 वर्ग किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को पार करते हुए अरब सागर तक पहुंचती है। अब यहाँ पर ना
एस्चुअरी या ज्वारनदमुख के विज्ञान पर थोड़ी और गहराई से बात करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली ये दोनों बड़ी नदियां डेल्टा बनाने के बजाय एस्चुरी ही बनाती हैं। और भूगोल के नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी इकोलॉजी है। देखिए, एस्चुरी एक प्रकार की अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति होती है। मतलब सेमी एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी। हाँ, अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो ये समुद्र तट पर बना एक ऐसा खुला मुहाना है जहां नदी का बहता हुआ मीठा जल सीधे समुद्र की लहरों के खारे जल से टकराता है और मिलता है। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हजारों किलोमीटर के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती हैं, जिससे उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। और वो अपने साथ जो मिट्टी और गाद लाती हैं उसे समुद्र में गिरने से पहले तट पर ही जमा कर देती हैं। जिससे वो कई शाखाओं में बंटकर एक डेल्टा का आकार ले लेती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती के पास तो वो लग्जरी है ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो रिफ्ट वैली के उन संकरे और कठोर चट्टानी रास्तों से बहुत तेज गति से बह रही हैं। सही कहा। तेज गति और कठोर चट्टानों के कारण उनके पास तट पर जमा करने के लिए न तो ज्यादा गाद होती है और न ही रुकने का समय होता है। तो जब ये नदियां समुद्र में गिरती हैं तो पानी के भारी वेग के कारण जो थोड़ा बहुत मलबा होता भी है वो तट पर जमा होने के बजाय सीधे समुद्र की गहराइयों में बह जाता है। और इसीलिए वहां डेल्टा जैसी कोई संरचना बन ही नहीं पाती। अच्छा, इस तरह के मुहाने दुनिया भर में पाए जाते हैं ना। जैसे मैंने पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका में बहने वाली सेंट लॉरेंस नदी दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। हाँ, सेंट लॉरेंस एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। और ये मीठे और खारे पानी का मिलन स्थल जलीय जीवों के लिए एक बहुत ही समृद्ध वातावरण भी तैयार करता है। तो ये स्पष्ट है कि कठोर चट्टानें और अंश घाटियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को एक आक्रामक स्वरूप देती हैं। बिल्कुल। अब अरब सागर के इस उग्र परिदृश्य से निकलकर थोड़ा पूर्वी तट की ओर चलते हैं। हाँ, जहां नदियों को मैदानी इलाकों में फैलने का पूरा मौका मिलता है। पूर्व की ओर बहने वाली विशाल नदियों की बात करें तो सबसे पहला नाम तो गोदावरी का ही आता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर से इसका जन्म होता है, जिसके बाद ये दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में अपना सफर तय करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गोदावरी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे सम्मान के साथ दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से इसके अपवाह तंत्र या बेसिन की बात करें तो ये एक और बड़ा रिकॉर्ड कायम करती है। वो कैसे? गोदावरी का नदी बेसिन प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा है। इसे समझने के लिए सिर्फ प्रतिशत देखना काफी नहीं है। इसके बेसिन का 48.55% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में है। ओहो, मतलब ये इलाका आकार में कई यूरोपीय देशों से भी बड़ा होगा। बिल्कुल बड़ा है। इसके बाद ये बेसिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी के यनम क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो मतलब इतने विशाल क्षेत्र की जो कृषि है और अर्थव्यवस्था है वो सीधे तौर पर गोदावरी के पानी पर ही निर्भर है। हाँ, और इतने बड़े जलग्रहण क्षेत्र का मतलब है कि इस नदी में कई दिशाओं से पानी आके मिलता होगा। इसकी सहायक नदियों का जाल तो सच में बहुत ही जटिल और विस्तृत है। पूर्णा, मंजीरा और इंद्रावती जैसी नदियां अपने अपने क्षेत्रों का पानी गोदावरी में लाती हैं। लेकिन इन सहायक नदियों के बीच एक नाम ऐसा है जिसकी भौगोलिक संरचना अक्सर एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और लोगों को चौंका देती है। आप प्राणहिता नदी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, प्राणहिता। इसका निर्माण भूगोल के सबसे दिलचस्प घटनाक्रमों में से एक है। क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि एक नदी किसी पहाड़ या ग्लेशियर से ही निकलती है। लेकिन प्राणहिता का अपना कोई स्वतंत्र उद्गम नहीं है। ये 3 अलग-अलग नदियों के एक साथ मिलने से बनती है। वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, ये तीनों नदियां जब मिलती हैं, हाँ, जब इन तीनों नदियों की जलधाराएं आपस में टकराती हैं और एक हो जाती हैं, तब उस विशाल और शक्तिशाली संयुक्त जलधारा को हम प्राणहिता नाम देते हैं। और यही विशाल जलधारा आगे चलकर गोदावरी में समाहित हो जाती है। ये सच में एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर कैंडिडेट्स को परीक्षाओं में फंसा देता है। बिल्कुल, ये नदी प्रणालियों की जटिलता को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। अब गोदावरी के बाद इसी विशालता को टक्कर देने वाली एक और नदी है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी तो पश्चिमी घाट के पहाड़ों से ही जन्म लेती है। हाँ, लेकिन थोड़ा दक्षिण में, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से।
इसकी लंबाई भी लगभग 1400 किलोमीटर है और ये भी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी का अपवाह तंत्र भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी लिस्ट भी काफी लंबी है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मुस्सी और भीमा। हाँ, ये सभी नदियां मिलकर कृष्णा बेसिन को बहुत समृद्ध बनाती हैं। मुसी नदी का नाम आते ही तो हैदराबाद शहर की तस्वीर उभर आती है, जो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन कृष्णा नदी के साथ एक और ऐसा पहलू जुड़ा है जो इसे सिर्फ एक प्राकृतिक जलधारा नहीं रहने देता। आप इसके जल विवाद की बात कर रहे हैं, जो इससे आधुनिक राज्य व्यवस्था, नीति निर्माण और अंतर्राज्यीय संबंधों का केंद्र बना देता है। हाँ, कृष्णा नदी जल विवाद ये एक ऐसा मुद्दा है जो दशकों से अखबारों की सुर्खियों में रहा है। जब कोई नदी इतने बड़े क्षेत्र और कई अलग-अलग राज्यों से होकर गुजरती है, तो जाहिर है पानी के बंटवारे को लेकर टकराव तो होगा ही। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये विवाद मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बंट चुका है, उनके बीच 1957 से चला आ रहा है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि नदियां तो किसी राजनीतिक सीमा को नहीं मानती, लेकिन राजनेताओं को नदियों के पानी के आधार पर ही नीतियां बनानी पड़ती हैं। और यही कारण है कि ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही मजबूत संवैधानिक और कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है। तो जब राज्य आपस में पानी का बंटवारा नहीं कर पाते, तो न्यायाधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। कृष्णा विवाद के समाधान के लिए जो स्रोत हमने देखे हैं, उनके अनुसार सबसे पहले आरएस बछावत समिति का गठन किया गया था। और उसके कई सालों बाद ब्रिजेश कुमार समिति बनाई गई। सही। और देखिए, इन समितियों का काम केवल ये तय करना नहीं होता कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। तो और क्या-क्या पहलू होते हैं इसमें? उन्हें ये भी समझना होता है कि हर राज्य की कृषि जरूरतें क्या हैं, वहाँ का पर्यावरण कैसा है और भविष्य में पानी की मांग कैसे बदलने वाली है। मतलब ये इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कितनी जटिल और संवेदनशील प्रशासनिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। अब कृष्णा बेसिन की इन राजनीतिक और भौगोलिक जटिलताओं के बाद पूर्वी तट के दो और बड़े रक्षकों पर नजर डालते हैं। महानदी और कावेरी। हाँ, महानदी अक्सर गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों की चर्चा में थोड़ा पीछे रह जाती है, लेकिन इसका महत्व किसी से कम नहीं है। महानदी का सफर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा की पहाड़ियों से शुरू होता है। ये करीब 851 किलोमीटर लंबी एक विशाल नदी है। महानदी का जो सफर है ना, वो बहुत ही विविधता से भरा है। ये छत्तीसगढ़ के उन मैदानी इलाकों का सारा पानी इकट्ठा करती है जिन्हें धान का कटोरा कहा जाता है। और वहां से ये ओडिशा में प्रवेश करती है, पूर्वी घाट की पहाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। और ओडिशा के पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बहुत ही विशाल और उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदी तो ओडिशा की कृषि और वहां के लाखों किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। हाँ, जीवन रेखा एक तरह से। महानदी के इस शांत लेकिन शक्तिशाली प्रवाह के बाद अब बात करते हैं दक्षिण भारत की उस नदी की जिसे दक्कन के पठार का गौरव कहा जाता है, कावेरी नदी। कावेरी का जन्म कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के तालकावेरी नामक स्थान से उगता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और इसका जो अपवाहक क्षेत्र है वो 81,155 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी से होकर अपना सफर तय करती है और अंत में तमिलनाडु के पूमपुहार के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कावेरी नदी के प्रवाह में एक बहुत ही अद्भुत भौगोलिक घटना घटती है जो इसे दूसरी नदियों से काफी अलग बनाती है। अब नदी द्वीपों की बात करें। हाँ, जब कावेरी पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों से उतरकर दक्कन के पठार में प्रवेश करती है तो इसका प्रवाह कई स्थानों पर 2 शाखाओं में बंट जाता है और फिर कुछ दूरी पर वापस मिल जाता है। और पानी के इस तरह बंटने और वापस मिलने के कारण नदी के बीच में ही कुछ बड़े बड़े स्थल बन जाते हैं जिन्हें हम रिवर आइलैंड्स या नदी द्वीप कहते हैं। कावेरी नदी पर बने श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम जैसे द्वीप केवल भौगोलिक संरचनाएं नहीं है, इनका अपना एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। और इन द्वीपों में से जो शिव समुद्रम का द्वीप है वो एक और वजह से बहुत खास है। हाँ, क्योंकि जब कावेरी नदी इस क्षेत्र से गुजरती है तो वो पठार की चट्टानों से नीचे गिरकर एक विशाल जलप्रपात का निर्माण करती है
जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात कहते हैं। अगर हम आयतन यानी गिरते हुए पानी की कुल मात्रा के हिसाब से देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और पानी की वो असीम शक्ति देखने में जितनी सुंदर है, उसका आर्थिक प्रभाव उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा रहा है। यही वो बिंदु है जहां भूगोल सीधे तौर पर किसी देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण को आकार देता है। शिव समुद्रम जलप्रपात केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। बिल्कुल नहीं। पानी की इस प्रचंड ताकत का उपयोग भारत के सबसे शुरुआती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से एक को स्थापित करने के लिए किया गया था। इस जलप्रपात से पैदा होने वाली बिजली ने आसपास के पूरे क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी। मैसूर और बेंगलुरु जैसे शहरों को इसी से ऊर्जा मिली। और सबसे हैरान करने वाला तथ्य जो मुझे लगा वो ये कि कर्नाटक में स्थित प्रसिद्ध कुलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ की भारी भरकम मशीनों को चलाने के लिए भी बिजली इसी शिव समुद्रम जलप्रपात से भेजी जाती थी। मतलब सोचिए, एक नदी का बहता हुआ पानी मीलों दूर जमीन के नीचे से सोना निकालने में मदद कर रहा था। ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसके अलावा कावेरी की विशालता को बनाए रखने में इसकी अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी जैसी सहायक नदियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कावेरी नदी से लेकर कोलार की खदानों तक की ये कहानी सचमुच ये साबित करती है कि भूगोल कभी भी अलग-थलग काम नहीं करता। वो अर्थशास्त्र, इतिहास और समाज के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हमने आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत सारे पहलुओं को छुआ है। अगर हम इस भारी भरकम स्रोत सामग्री को एक बार समेटते हुए इसके सबसे बड़े निष्कर्षों को देखें तो पहली बात तो ये स्पष्ट होती है कि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक के रूप में काम करते हैं। वे ही ये तय करते हैं कि कौन सा पानी किस दिशा में जाएगा। और दूसरा बड़ा निष्कर्ष ये है कि भूगोल के सामान्य नियमों के अपवाद हमेशा मौजूद रहते हैं। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां ढलान के विपरीत इसलिए बह पाती हैं क्योंकि पृथ्वी की हलचलों ने उनके लिए विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैलीज बना दी हैं। और इन्हीं कठोर घाटियों से तेज गति से बहने के कारण वे डेल्टा के बजाय एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाते